जो डेंगू फीवर था नहीं है, ठीक है, उसके कंट्रोल के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था, ठीक है, उसको बोलते हैं डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम। तो डेंगू पहले समझना जरूरी है कि डेंगू होता क्या है और किससे होता है, किस तरह के इसमें लक्षण आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेंगू जो फीवर होता है ये एक वायरस की वजह से होता है, वायरल संक्रमण है, वायरल संक्रमण यानी कि वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये 4 तरह के वायरस होते हैं, DENV 1, 2, 3, 4। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उसकी वजह से ये डेंगू फीवर होता है। अब ये डेंगू के जो वायरस है ये हमारे शरीर में जाता किस वजह से है, ये मच्छरों के द्वारा जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जब मच्छर खून चूसते हैं एक डेंगू के मरीज का, और उसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो है उसको काटते हैं, तो वो उस मच्छर के थ्रू जो है वायरस दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो डेंगू एडीज इजिप्टी जो मच्छर है, जो इस डेंगू के वायरस को कैरी करता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन फैलाता है, उस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी, ठीक है। तो वो मच्छर, ये याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर का क्या नाम है, डेंगू किस मच्छर की वजह से फैलता है, एडीज इजिप्टी, ठीक है। तो डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छरों द्वारा संचारित होने वाला एक तीव्र वायरल संक्रमण है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू मच्छर कंटेनर में बैठे होते हैं जिनमें पानी 1 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए भरा रहता है। जो डेंगू का मच्छर होता है ये साफ पानी में पनपता है, ठीक है। तो जहां कहीं भी ये जो पानी भरे रहते हैं किसी भी कंटेनर में, किसी भी जगह पे, ऐसे जैसे कि वाटर कूलर हो गया हमारा, ठीक है, वहां पे अगर आप थोड़े थोड़े दिन बाद, 2-2, 3-3 दिन बाद अगर उस पानी को नहीं बदलेंगे या उसको सफाई नहीं करेंगे, तो वहां पे डेंगू का मच्छर पनपने लग जाता है। बेकार टायर हो गए, जैसे टायर पड़े रहते हैं उसमें बारिश का पानी जमा भर गया और वहां पे मच्छर पैदा होने लग गए। फालतू या डिस्पोजेबल किए कपड़े, ठीक है, कपड़ों में। उसके बाद फूलदानों में, फूलदानों का पानी जो है रेगुलरली हमें चेंज करना पड़ता है, इसलिए कि वहां पे मच्छर ना पनपे। पात्रों आदि में पनपते, जैसे कई जगह जो है मिट्टी के बर्तन रखे छोड़ देते हैं, वहां पे पानी पड़ा हुआ है, या फिर कोई भी प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर है, कोई बॉटल हो गई, कोई खुले मुंह वाली कोई भी चीज हो गई, ठीक है, वहां कई कई दिनों तक अगर हमने उस पानी को फेंका नहीं या उस पानी को चेंज नहीं किया, तो वहां पे डेंगू का मच्छर पनपने लग जाता है। तो ये साफ पानी में पनपते हैं। डेंगू शहरी क्षेत्रों की बड़ी समस्या है, ज्यादातर शहरों में देखने को मिलेगा, मिलता था पहले, पर अब ये केस जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगे हैं। डेंगू नियंत्रण हेतु कार्य योजना, जो डेंगू को कैसे कंट्रोल में किया जाए इसके लिए एक प्लान बनाया गया, एक एक्शन, क्या कार्य नीति बनाई गई, तो उसमें बोला गया कि रोगों की, यहाँ पे रोगियों आएगा, रोगियों की तत्काल चिकित्सा एवं शीघ्र निदान व्यवस्था, जितने भी जो डेंगू के रोगी हैं, मरीज हैं, जो उनको फटाफट से जो है ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, उनका जो है जल्दी से उपचार किया जा सके। उसके बाद है तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से प्रभावी निगरानी व्यवस्था। तृतीयक स्वास्थ्य संस्थान कौन से होते हैं, टर्शरी हेल्थ फैसिलिटी, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी होती है हमारी, एक सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटी होती है, और तीसरी होती है हमारी टर्शरी हेल्थ फैसिलिटी। तो जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी है उसमें आते हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी और सब सेंटर, ठीक है। जो प्राइमरी लेवल पे काम करते हैं वो सब सेंटर और पीएचसी,
ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे कौन कौन से आते हैं हमारे, कौन कौन से आएंगे? CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, है ना, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये हमारे सेकेंडरी लेवल पे आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे टर्शरी लेवल यानी कि तृतीयक स्वास्थ्य संस्थान। तृतीयक हेल्थ फैसिलिटी में आती है हमारे जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, MBBS वाले बच्चे जो है वहां पे पढ़ते हैं, और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो है काम करते हैं, तो वो होते हैं हमारे तृतीयक स्वास्थ्य संस्थान। आपको समझ में आया है सबको कि प्राइमरी लेवल, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटी और टर्शरी हेल्थ फैसिलिटी समझ में आई है? यस मैम। प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थान, द्वितीय स्वास्थ्य संस्थान और ये तृतीयक स्वास्थ्य संस्थान, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मैं दोबारा बता सकती हूँ अगर नहीं समझ में आया है तो आपको बताएं या आगे चलें? मैम दोबारा बता दो। दोबारा बता दूं तो जो प्राथमिक, जो सबसे ग्राउंड लेवल पे, जो जो जहाँ सबसे पहले गांव वाले अप्रोच करते हैं, ठीक है, सब जो भी कोई पब्लिक है, कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो अप्रोच करते हैं सबसे पहले या तो सब सेंटर पे या PHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो है प्राइमरी लेवल की जो हेल्थ फैसिलिटी हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी है उस पे आएंगे PHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। और दूसरा आएगा सब सेंटर, उपकेंद्र, ठीक है। फिर आता है द्वितीय जो सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटी है, दूसरे नंबर पे जो आती है, जब वहां पे जो है प्राथमिक लेवल पे, प्राथमिक जो हेल्थ फैसिलिटी है वो अगर उपचार नहीं कर पाती है तो उनको रेफर कर दिया जाता है द्वितीय हेल्थ फैसिलिटी पे, यानी कि सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटी पे। उसमें आते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC, ठीक है, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद आता है तृतीयक स्वास्थ्य संस्थान यानी कि टर्शरी हेल्थ फैसिलिटी। टर्शरी हेल्थ फैसिलिटी में क्या आते हैं हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स इलाज करते हैं, जैसे कि ENT के अलग हो गए, ईयर नोज थ्रोट, आई, आंखों के अलग हो गए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, ब्रेन के अलग हो गए हमारे न्यूरोसर्जन और ठीक है। उसके बाद हड्डियों के अलग हो गए हमारे ऑर्थोपेडिशियन, मतलब जो गायनेकोलॉजिकल जो उससे रिलेटेड है, जो महिलाओं की बीमारियों से रिलेटेड है वो अलग डॉक्टर हो गई, ठीक है। जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है वो अलग डॉक्टर हो गई, जो बच्चों को देखते हैं वो अलग डॉक्टर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जो स्पेशलिटी के डॉक्टर्स वहां पे इलाज करते हैं, वो स्वास्थ्य संस्थान यानी कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो आते हैं हमारे टर्शरी लेवल फैसिलिटीज में, ठीक है। और साथ में टीचिंग हॉस्पिटल मतलब ऐसे हॉस्पिटल जहां पे मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं टीचिंग हॉस्पिटल। तो वो आ गए हमारे टर्शरी हेल्थ फैसिलिटीज में। तो यहाँ पे बोला गया है कि डेंगू के जो कार्य नीति बनाई गई उसमें सबसे पहले तो रोगियों को तत्काल चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए। फिर जो टर्शरी हेल्थ फैसिलिटी है उनके माध्यम से सर्वेलेंस किया जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ डेंगू फैला हुआ है, प्रभावी निगरानी व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी सर्वेलेंस करना चाहिए कि कहाँ कहाँ जो है ये डेंगू फैला हुआ है, ठीक है, कितने लोग इससे प्रभावित हैं। उसके बाद है वेक्टर नियंत्रण। वेक्टर कौन हो गया हमारा यहाँ पे? वेक्टर मैंने कल भी आपको बताया था, वेक्टर क्या चीज होती है? वेक्टर वो चीज होती है जो उस जीवाणु, कीटाणु, विषाणु,
ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से वो रोग फैल रहा है, उस जीवाणु, विषाणु या कीटाणु को या परजीवी को एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलाता है, वो हो गया वेक्टर। ठीक है, जो उसको कैरी करके लेके जाएगा दूसरे मनुष्य तक, दूसरे इंसान तक। ठीक है, तो वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, एडीज इजिप्टी मच्छर को हम वेक्टर बोलेंगे यहाँ पे। तो वेक्टर का नियंत्रण करना है। अगर हमने मच्छरों पे नियंत्रण कर लिया यहाँ पे, तो क्या होगा, वो वायरस एक जगह से दूसरे जगह नहीं फैलेगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। तो वेक्टर स्रोत को कम करना, जहां से भी वो वेक्टर पनप रहे हैं, जो मच्छर हैं वो पनप रहे हैं, उस स्रोत को ही हमने खत्म कर देना है। मच्छर के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, जहां जहां मच्छर पनपते हैं, जहां पैदा हो रहे हैं, वहां पे उनको हमने नष्ट कर देना है। ठीक है, लार्वा जो मच्छरों के होते हैं वहां पे नष्ट कर देने हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मच्छरों के लार्वा को खाने वाली एक मछलियां आती हैं, तो हम उन मछलियों को ठीक है, ये तो तालाब की बात हो गई, पर छोटी छोटी जगहों पे तो हम पानी को जो है वैसे ही साफ कर सकते हैं। उसके बाद है जागरूकता बढ़ाना। जागरूकता बढ़ाना ना मतलब अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना कि किस चीज से डेंगू फैलता है, हमें जो है साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें पानी जो है इकट्ठा नहीं होने देना है, कूलर की बार बार सफाई करनी है, मच्छर मारने की दवाएं स्प्रे करनी है। ठीक है, ये चीजें हमने लोगों को जागरूकता बढ़ानी है इनके लिए। अंतर क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करना, मतलब कि एक जो जगह जगह के क्षेत्र हैं, जैसे कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इंटरसेक्टोरल, अंतर क्षेत्रीय मतलब इंटरसेक्टोरल, एक खाली हेल्थ सेक्टर का काम तो नहीं है कि वही सारा कुछ मैनेज कर लेगा। हम साफ सफाई के लिए जो साफ सफाई का काम करते हैं, हम उनकी सहायता भी ले सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। साथ में हम जो स्प्रे करने वाले हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले जो बंदे होते हैं, ठीक है, हम उनकी भी सहायता ले सकते हैं। हमें लोगों की भी सहायता लेनी, कम्युनिटी के लोगों की, ताकि इस रोग को कंट्रोल करने में वो हमारी मदद कर सकें। उसके बाद है मच्छरों से बचाव हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा पर ध्यान देना। लोगों को अपनी पर्सनल लोगों को बताना है कि कैसे वो अपना मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को इसके बारे में भी बताना है। उसके बाद है चिकित्सा संस्थानों को डेंगू ज्वर के समुचित प्रबंधन हेतु निर्देश देना। जो चिकित्सा संस्थान है, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे जो डेंगू के मरीजों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे, ठीक है, तो उसके लिए भी निर्देश देना जरूरी है कि भाई कैसे आप, अगर बहुत सारे एक बार में आ गए डेंगू के मरीज, तो आप कैसे किस तरीके से मैनेज करोगे उनको। ठीक है, उसके बाद है भारत सरकार डेंगू नियंत्रण के लिए राज्यों को आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करती है। ठीक है, जो भारत सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्य सरकारों की सहायता करती है जब भी कोई डेंगू का इस तरह से कोई कंट्रोल करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेंगू नियंत्रण, डेंगू ज्वर नियंत्रण प्रोग्राम। ठीक है, इसमें से किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एएनएम फर्स्ट ईयर, मैम आगे पढ़ा दीजिए। अगला शुरू करें? जी मैम। ओके, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम। आयोडीन पता है आपको क्या होता है? यस मैम। एक न्यूट्रिएंट होता है, आयोडीन मिनरल होता है। ठीक है, तो आयोडीन किस में पाया जाता है? नमक में। नमक में। अच्छा, तो ये प्रोग्राम किसके लिए था? जब
आयोडीन की कमी के कारण कोई ऐसे डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, कोई भी ऐसा जो है विकार आ जाए, आयोडीन की अल्पता मतलब डेफिशिएंसी, विकार मतलब डिसऑर्डर, नियंत्रण कंट्रोल कार्यक्रम प्रोग्राम। तो आयोडीन की कमी के कारण जब कोई विकार आ जाए, कोई डिसऑर्डर हो जाए शरीर में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था उसे ही हम कहते हैं नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, तो ये 1962 में सबसे पहले भारत सरकार ने घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया। घेंगा मतलब गाइटर, ठीक है, जो आपके गले में एक गिल्टी सी नहीं होती है अलग से, ये बढ़ जाती है, ये फूल जाती है, तो इसको कहते हैं हम उस रोग को कहते हैं हम घेंगा रोग, यानी गाइटर, GOITRE, स्पेलिंग लिख लीजिए, गाइटर यानी घेंगा, GOITRE। तो सबसे पहले भारत सरकार ने घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया 1962 में, जो कि आयोडीन नमक पर आधारित था, कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो खाली घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू कर दिया उन्होंने। जबकि आयोडीन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं और भी दूसरे रोग होते हैं, ठीक है, तो इस कार्यक्रम को जो है चेंज कर दिया गया इसका नाम, और इसका नाम जब कि खाली घेंगा रोग नहीं होता और भी रोग होते हैं, तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, कि आयोडीन की कमी से होने वाले जो भी विकार हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम ये बनाया गया। तो इसके उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का सर्वेक्षण, सर्वे करना, आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इसका सर्वे करना। उसके बाद सामान्य नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक का वितरण एवं उपयोग, ये ऑब्जेक्टिव था, कि ये उद्देश्य था कि आयोडीन वाला नमक यूज करें लोग, सिंपल नमक यूज ना करें, ठीक है, उसकी जगह पर आयोडीन युक्त नमक का जो है वितरण भी हो और उपयोग भी हो, ठीक है, वही लोग बेचें आयोडीन वाला नमक और उसी का ही लोग उपयोग करें। उसके बाद है हर 5 वर्ष बाद आयोडीन युक्त नमक की स्थिति का मूल्यांकन करना, उसको इवेल्युएट करना, कि भाई जो आयोडीन युक्त नमक मार्केट में आ रहा है हर 5 साल बाद उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में है या नहीं है, ठीक, जितना हमारे शरीर को चाहिए। उसके बाद है स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रसार, यानी कि हेल्थ एजुकेशन देना लोगों को, कि आयोडीन युक्त नमक खाने से आपको ये रोगों से बचाव मिलेगा, ठीक है, आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, सब उसको हेल्थ एजुकेशन देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना। उसके बाद नमक में आयोडीन की मात्रा तथा मूत्र द्वारा उत्सर्जित आयोडीन की मात्रा का मॉनिटरिंग, मतलब जो नमक आप यूज कर रहे हैं आयोडीन वाला, वो दिन में अगर आप मान लीजिए 2 चम्मच नमक खाते हैं पूरे दिन में, या 3 चम्मच नमक खाते हैं पूरे दिन में, और उस 3 चम्मच नमक में कितना आयोडीन है, ठीक है, और उसको मापेंगे, उस और साथ में जो उस व्यक्ति का मूत्र है उसमें आयोडीन की मात्रा कितनी है, ठीक है, उसको हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है, कि अगर कम है तो मतलब वो आयोडीन कम ले रहा है, ठीक है, और अगर ज्यादा है तो आयोडीन ज्यादा ले रहा है, ठीक है, तो ये हम मॉनिटर करेंगे। उसके बाद है आयोडीन के सेवन के विषय में और अल्पता से होने वाले रोगों के बारे में जन शिक्षा प्रदान करना, लोगों को जो है एजुकेशन देना, हेल्थ एजुकेशन देना, किसके रिगार्डिंग, कि आयोडीन का सेवन करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, ठीक है, और आयोडीन की कमी से, अल्पता से यानी कि कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनसे क्या हो सकता है, ठीक है, उनके बारे में बताना लोगों को।
उसके बाद है उपचार। उपचार में क्या क्या उपचार है, इसमें सबसे पहले तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना। उसके बाद गलगंडा नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य पढ़ेंगे हम, कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के क्या कार्य हैं। सबसे पहले समुदाय में गलगंडा रोग का पता करना, मतलब आप लोगों के क्या कार्य होंगे इसमें। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आप बनेंगे आगे चल के, तो आपका अगर आप मान ले आपकी ड्यूटी आ गई इसमें, ये वाले प्रोग्राम में, तो क्या करना होगा कि समुदाय में जो कम्युनिटी एरिया आपको मिला है, वहां जितने भी लोग रहते हैं वहां पे किस किस को गलगंडा रोग है, गलगंडा मतलब वही गाइटर, ठीक है, और कितने लोग हैं जिन्होंने जो है जो रजिस्टर्ड हैं कि भाई ये रोग हुआ है। कई बार लोग जो है बताते नहीं है, तो आप लोगों को पता लगाना है कि किस किस को आपके एरिया में गलगंडा रोग है। पता लगते ही जिला स्तर पर कार्यक्रम को चालू करना। उसके बाद साधारण नमक की जगह आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना। फिर है जन सामान्य को इस कार्यक्रम के प्रति शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना। जितने भी लोग हैं, इस जो ये कार्यक्रम चल रहा है आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से जो है कंट्रोल करना, ये वाले कार्यक्रम के को लोगों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। फिर है अचीवमेंट्स क्या हैं इस प्रोग्राम को जब शुरू किया गया, उसके बाद क्या अचीव किया गया, अचीवमेंट्स क्या मिली हमें, कि भाई अधिकांश नमक उत्पादकों द्वारा आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन प्रारंभ करना। बहुत सारे जो नमक बनाते थे, जो नमक उत्पादक थे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने जो है आयोडीन युक्त नमक बनाना शुरू कर दिया इस प्रोग्राम के बाद। फिर उसके बाद है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर 17 मई से देश भर में मानवीय उपयोग के लिए गैर आयोडीनीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने टोटली बंद कर दिया, बैन कर दिया ये सिंपल जो नमक था हमारा, गैर आयोडीनीकृत नमक जो हमारा था, उस पे बैन लगा दिया कि वो नहीं बिकेगा, सिर्फ आयोडीन वाला नमक ही बिकेगा। उसके बाद इस प्रोग्राम के बाद उसके बाद राज्य स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 31 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में आईडीडी नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। मतलब कि ये जो कार्यक्रम था, ये जो प्रोग्राम था, ये सारे राज्यों और सभी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं हमारे, ठीक है, सभी में ये जो है चालू किया गया, ठीक है, शुरू किया गया। उसके बाद है आयोडीनीकृत नमक की गुणवत्ता स्थापित करने के लिए स्थल पर ही गुणवत्ता की जांच हेतु वांछित किट विकसित की गई। इस प्रोग्राम के बाद जो है क्या किया गया कि जो नमक होता है उसकी जांच के लिए कि इसमें आयोडीन की मात्रा सही है या नहीं है, उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी की जांच के लिए एक किट डेवलप की गई, एक किट बनाई गई, ठीक है, जो कि कहीं पे भी मार्केट में मान लीजिए आपने जाना है तो आप वहां पे जांच कर सकते हैं उस किट की मदद से कि इसमें आयोडीन की मात्रा सही है या नहीं है। उसके बाद NIDDCP को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु 18 राज्यों में मॉनिटरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई और शेष राज्य इस दिशा में अग्रसर हैं। इस प्रोग्राम के बाद क्या हुआ कि प्रयोगशाला बनी 18 राज्यों में, देश के 18 राज्यों में मॉनिटरिंग प्रयोगशालाएं बनी, जहां जहां पे आयोडीन की जांच की जाती थी नमक में, और शेष राज्य इस दिशा में अग्रसर है, वहां पे भी बनने जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी कौन कौन से बच्चे आए हैं जरा मैं देखूं, आज तो काफी बच्चे आए हैं। हम्म, एक सेकंड ऐसे ही रहना तुम सारे।
जाना मत, मैं फोटो ले लूं।